हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज की इस प्यारी सी सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारे क्लास 9th में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 10th 11th और आने वाली क्लासेस के लिए। तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने के पहले अगर आप जैसे ही अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास कई सारे पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं जो कि अवस्थाओं में होते हैं। और वो कौन कौन सी अवस्था होती है? भैया, अवस्थाओं की अगर बात आती है तो एक होता है क्या बच्चे, सॉलिड स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। एक होता है क्या बच्चे, लिक्विड स्टेट, जिसे हम द्रव अवस्था बोलते हैं। और एक होता है गैसीय स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैसीय अवस्था बोलते हैं। मैम, इन तीनों में कोई डिफरेंस होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे अभी आप क्लास 9th में है तो पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ रहे हैं, जब आप आगे जाएंगे तो पदार्थ की 5 अवस्था भी आपको पढ़नी होगी, बट यहाँ आपको 3 ही अवस्था पढ़नी है। मैम, ये तीनों ही एक दूसरे से अलग है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है ना। जैसे मैं अभी अपने स्टूडियो में हूँ तो मेरे सामने कैमरा है, तो कैमरा किस स्टेट में है या किस अवस्था में है? ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि भैया ठोस अवस्था में। अगर आप पानी पियोगे तो पानी किस अवस्था में होगा? लिक्विड स्टेट में, यानी कि द्रव अवस्था में। उसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस, जिसका परसेंट होता है 78%। तो हमने देखा कि भाई पदार्थ जो है द्रव अवस्था में भी हैं, ठोस में भी और गैसीय अवस्था में भी होते हैं, गैसीय अवस्था में भी होते हैं। लेकिन इन तीनों में कोई डिफरेंस होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं इन तीनों में अंतर ही बता रही हूँ कि भाई ठोस का आकार कैसा होता है बच्चा, निश्चित होता है। ठोस का आकार आप चेंज ऐसे नहीं कर सकते। मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, अगर मैं ग्लास या एक बॉटल कुछ भी लूँ, इस स्टाइलस को उस बॉटल में डालूंगी तो क्या ये उसका शेप ले लेगा? नहीं। जो ये इसका शेप है वही उस बॉटल में भी होगा, यानी कि सॉलिड का जो आकार होता है भाई वो निश्चित होता है। द्रव की बात करते हैं, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये उसी का आकार ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया एक बोतल पानी, ठीक है। अगर उस बोतल पानी में, अभी पानी ने इस बोतल का शेप लेकर रखा है, ठीक है। जैसे ही हम उस बोतल पानी को एक ग्लास में भरेंगे वो पानी किसका शेप ले लेगा? ग्लास का। किसी दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। इसी तरह बच्चे गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठोस का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही बोला है। जैसे ये स्टाइलस है, किसी बॉटल में मैंने रखा, इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा क्या? नहीं, इसकी वॉल्यूम निश्चित ही होगी। द्रवों का आयतन कैसा होता है? भाई इसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। हाँ, आकार इसका निश्चित जरूर नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम निश्चित कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बॉटल में पानी लिया था और उसे ग्लास में भरा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा बॉटल का पानी पूरी ग्लास में समा जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे हमने ये जाना कि भाई जो द्रव होता है उसका आयतन कैसा होता है, वो निश्चित होता है। अगर हम एक बॉटल पानी को एक ग्लास में भरेंगे तो जितनी उसकी जगह होगी वो उतना ही स्थान भरेगा, यानी इसके आयतन में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो कैसा था? निश्चित था। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं गैसों का आयतन। बच्चे ये भी निश्चित नहीं होता है, इसका ध्यान रखना कि ये निश्चित नहीं होता है। केवल इतना ही नहीं, ठोस अवस्था में घनत्व अधिक होता है। मैम, इसका मतलब क्या है? क्योंकि सॉलिड स्टेट्स में बच्चे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं बच्चे? पास पास होते हैं। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चे? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। लिक्विड स्टेट में कैसे होते हैं? थोड़े से दूर दूर होते हैं। क्या कहा मैंने कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चे? थोड़े से दूर दूर। और गैसियस स्टेट में बच्चे पार्टिकल्स कैसे होते हैं? और भी दूर दूर होते हैं। तो ठोस अवस्था में घनत्व कैसा होता है? ज्यादा पूछा जाता है। डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? सॉलिड की। फिर लिक्विड की कैसी होती है? द्रव अवस्था में घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा कैसा होता है? ज्यादा। सॉलिड के कंपैरिजन इसमें डेंसिटी कैसी है? कम है। यहाँ पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, यहाँ पर थोड़े पास पास है, और यहाँ पे बिल्कुल दूर दूर है, तो इसमें घनत्व अपेक्षाकृत सबसे कम होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये बहते नहीं है। सॉलिड कभी जो है भाई वो बहते नहीं है, ये तरल होते हैं तथा बहते हैं, और गैस जो है प्रत्येक दिशा में बहती है। इसी के साथ ठोसों में न के बराबर संपीड़ितता, नगड़े बोले तो न के बराबर कंप्रेशन या संपीड़ितता होती है। मैंने कोई, जैसे मान लीजिए कि एक बोतल ली है
और मैंने इस पूरी की पूरी बॉटल में समझना कि रेत भर दी है और अब मैं पूरा यहाँ तक भर चुकी हूँ। तो अगर मैं वापस इसमें अब रेत भरने की कोशिश करूंगी इसको कंप्रेस करके दबा कर, तो क्या इसके अंदर रेत भरी जा सकती है? नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि सॉलिड में कंप्रेशन कैसा होता है? नगण्य न के बराबर होता है। इसमें द्रव में संपीड़ित ठोस के कंपैरिजन में थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, डिपेंड करेगा किसमें क्या हो रहा है। तो हाँ, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्रेशन किस में देखने को मिलता है? सो वो गैस में देखने को मिलता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक नीडल है, सुई है, उसमें अगर मैं क्या करूंगी, उसके पीछे वाले सेक्शन को ऐसे प्रेस करूंगी तो फिर वो क्या होगा? होगा प्रेस, है ना। मतलब गैसों में आप संपीड़न कर सकते हो, कंप्रेशन पॉसिबल है। ठोसों में विसरण बहुत कम होता है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर ज्यादा होती है, और भैया गैसों में विसरण सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। अगर मैं इस पे बहुत ज्यादा फोर्स बल लगाऊंगी तो ये ब्रेक हो सकता है। द्रवों को तोड़ नहीं सकते हो भाई, इसके अंदर पानी है, मैं बॉटल तोड़ सकती हूँ बहुत ज्यादा प्रेशर बल लगाने पर, लेकिन इसके पानी को हम ऐसे तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और भैया गैसों को भी तोड़ा नहीं जा सकता है। ठोस में पदार्थ के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अभी मैंने बताया था प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है और कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैसों में तो भूल ही जाओ। ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है भैया? अट्रैक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं। इसमें अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है और इसमें ना के बराबर, क्योंकि अट्रैक्शन आएगा कहां से? आकर्षण बल लगेगा कैसे? जब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। क्लियर? इसी के साथ कणों के बीच रिक्त स्थान ना के बराबर किस में होता है? सॉलिड में, क्योंकि ये कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, तो इसमें रिक्त स्थान सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा कणों के बीच में रिक्त स्थान किस में होता है बच्चे? गैसेस में होता है, गैसीय अवस्थाओं में, चीजों में होता है। क्या आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? मैं आपको बताऊं, आपके एनसीईआरटी में ये सारी चीजें बिल्कुल बताई हैं, लेकिन मैंने आपके लिए ये सब बहुत ही इजी, बहुत आसान, पता है कैसे कर दिया? एक प्रॉपर चार्ट बनवा के मैंने आपके लिए ये चीजें सबसे ज्यादा आसान पता है कैसे कर दी? तीनों में प्रॉपरली बहुत अच्छे से डिफरेंस बता के। ओके, अब बात आती है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? यस, डेफिनेटली। कैन मेटल चेंज इट्स स्टेट? डेफिनेटली भाई, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। आपके पेपर में पूछा जाता है किसे क्या कहा जाता है, तो सुनो, ये है ठोस, यानी कि क्या हो जाएगा भैया? सो ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट, दिख रहा होगा ना आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा? हमारा लिक्विड स्टेट। और भाई ये क्या हो जाएगा? गैसीय स्टेट। क्लियर? सो अब बात ये है, अब बात यह है बेटा कि जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो सॉलिड है ये गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है और गैस जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो सकता है और द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित हो सकता है। ये द्रव गैस में परिवर्तित हो सकता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो सकता है। मैम इसे कहेंगे क्या? तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगर ठोस का गैस में बनने की प्रक्रिया आएगी तो इसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और गैस का सॉलिड में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो गैसीय पदार्थ अगर ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं उसे निक्षेपण कहते हैं। ऐसे ही अगर द्रव का गैस में परिवर्तन की बात करते हैं तो वो वाष्पीकरण होता है। क्या होता है बच्चे? सो वो होता है क्या? वाष्पीकरण। और इसी के साथ गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है बच्चे? संघनन कहलाता है। फिर बात आती है ठोस का द्रव में बदलना संगलन होगा और द्रव का ठोस में बदलना क्या होगा भैया? तो वो फ्रीजिंग यानी कि जमना होगा। सो ठोस पदार्थ द्रव में भी बदल सकते हैं, गैसीय अवस्था में भी। हमने इनकी चारों की, इन तीनों की पूरी कहानी देख ली है। ये सब बदल तो सकते हैं, लेकिन उस पूरी प्रोसेस या फिर बच्चे उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सो उसी को हम क्या कहते हैं? तो वही क्या कहलाता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस का कन्वर्जन या फिर परिवर्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण हमने यहाँ पर देख लिया। दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के कारण शीतलता प्रभाव के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे सुनो मेरी बात, क्या क्या है भाई वो? तो सबसे पहले बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें प्रकट होने लगती हैं। ये बहुत बार आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। हमने देखा है कि एक ठंडी ग्लास जो है, ऐसी ग्लास जो कि मतलब बर्फीले जल से भरी हुई है, तो हमें पता है कि इसके बाहर जो है वो जल की बूंदें हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलो जानते हैं। जब किसी बर्तन में बर्फीला जल रखते हैं तो शीघ्र ही बर्तन की बाह्य सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है,
क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के बर्तन के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है तथा संघनित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। सबसे प्यारा एक्सप्लेनेशन यहाँ सब हमने देख लिया। और भी एग्जाम्पल है, गर्मी में सूते कपड़े पहनने से वाष्पीकरण के कारण शीतलता का एहसास होता है, मतलब गर्मी नहीं लग रही, थोड़ा ठंडापन लगता है। सो गर्मियों में सूते कपड़ों को वरीयता दी जाती है, मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इनकी पसीने को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कैसी होती है, उच्च होती है, हाई होती है। गर्मी के कारण पसीना वाष्पशील की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा हमारे शरीर से लेकर वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, अतः हमें थोड़ा सा ठंडापन सा महसूस होता है। ठंडापन मतलब ऐसा भी नहीं कि तुमने अगर शीतल ऐसे कपड़े पहने, क्या बोलते हैं, सूती वस्त्र वाले, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बर्फ में बैठे हो, नहीं, एक नॉर्मल सा फील होगा तुमको, जैसे गर्माहट सी महसूस नहीं होगी। तेज धूप वाले दिनों में छतों व खुले स्थानों पर जल का छिड़काव, ध्यान से सुनो, तेज धूप वाले गर्म दिनों में लोग सामान्यतः छतों तथा खुले स्थानों पर जल का छिड़काव करते हैं, जिससे जल के वाष्पीकरण के कारण वह सतह शीतल हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। लास्ट आते हैं एसीटोन। नील पॉलिश हटाने में प्रयुक्त होने वाला ये लिक्विड होता है। ये अल्कोहल को हथेली पर रखने पर शीतलता का अनुभव होता है। एसीटोन या अल्कोहल हथेली से हीट या ऊष्मा लेकर शीघ्र, बहुत ही जल्दी बेटा, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें हथेली पर थोड़ा सा ठंडेपन का क्या होता है, अनुभव होता है। ओके, सो फाइनली हमारा ये वाला सेक्शन, जिसमें इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें पॉसिबल थी बच्चे, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दी है ना। एक छोटू सा रिवीजन में करवा देती हूँ। आपको पता होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। ये तीनों ही पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था भी है प्लाज्मा, पदार्थ की पांचवी अवस्था भी है, जिसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहते हैं, है ना। लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़नी है, अभी तीन ही पढ़नी है। तीनों में हर तरीके से अंतर पता होना चाहिए, चाहे वो आकार के आधार पर हो, आयतन के आधार पर हो, घनत्व के आधार पर हो, बहाव के आधार पर हो, संपीड़ितता के आधार पर हो, यानी कंप्रेशन के बेस पर हो, डिफ्यूजन विसरण के आधार पर हो, बल लगाने के आधार पर हो, है ना, अरेंजमेंट के क्रम के आधार पर हो, या फिर आकर्षण बल के अनुसार हो, रिक्त स्थान के अनुसार हो, सब पता होना चाहिए। ठोस द्रव में बदले, द्रव ठोस में बदले, किसको क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। और डेली बेसिस पर दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के कारण शीतलता प्रभाव के कुछ उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। सो भाई दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। 15 मिनट से कम टाइम में मैंने आपको चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आपको क्या करना है, अब वीडियो को लाइक करना है, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके भी बताना है। अब इसके बाद मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे सेकंड चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।